फ्रेंड, वेलकम टू गुरुकुल। और आज हम काइनेमेटिक्स का 4 लेक्चर कर रहे हैं। इसमें थर्ड लेक्चर में हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि मोशन को कैटेगराइज किया गया था। मोशन मैंने बताया था कि मोशन जो है वो मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन फ्रेंड, इसका नाम जो था अल्टरनेट नाम था नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सिलरेशन 0 और इसमें होता है एक्सिलरेशन नॉन जीरो। अब इसमें ऐसे समझेंगे कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यहाँ पर S इक्वल टू ut अप्लाई करते हैं। S इक्वल टू ut दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझें कि इसको फर्दर अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये आएगा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, और यहाँ पर आएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो uniformly accelerated, non-uniformly accelerated, that means uniformly accelerated means acceleration is constant। अब इसको आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा। अब एक बात और समझें कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल, और हियर equation of motion is not applicable। ठीक है। तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन हमने समझाया था आपको कि ये किस तरह से आप, ठीक है, एक मोशन को ओवरऑल कैटेगराइज कर पाएंगे। दैट मीन्स कि ये आपको थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम फर्दर जो चर्चा करने वाले हैं, ये डिस्कशन हम करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर। तो आप ऐसे समझें कि मैं इसको रफ कर देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले क्लास में भी इसको नोट किया होगा। ठीक है। अब आप देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या रिलेवेंस है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये है मेनली 3 टाइप्स के। फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एंड थर्ड है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो भी टर्म यूज किया गया है उसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं कि है क्या। फिर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t आपको पता है टाइम है, और a क्या है, एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन। अब यहाँ पर ऐसे समझें कि कुछ इस तरह से इसको आप फिगर से समझ सकते हैं कि यहाँ एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड u है, और इस पर कोई फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से ये एक्सेलरेशन a अटेंड करता है, एंड आफ्टर टाइम t इसका जो फाइनल स्पीड है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है, यानी कि t 0 और t इक्वल टू t, और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, s। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से आप याद करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसका क्या मीनिंग है मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको नोट करके, ठीक है, खुद से लिखना है और इसको समझना है, ठीक है, कि कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये तीनों इक्वेशन का जो प्रूफ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए भी, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि इसके हम एप्लीकेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके इक्वेशन का डेरिवेशन भी समझें। ठीक है, अब कुछ इसका मैं एक बात और समझना चाहूँगा कि क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है इसका, तो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर application of equation of motion। तो फ्रेंड, क्या इसके कंडीशंस हैं जहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप समझें कि एक तो ये कंडीशन है कि मोशन 1D होना चाहिए, मोशन शुड बी वन डायमेंशनल मोशन होना चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है फ्रेंड, वो है कि एक्सिलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सिलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, यानी कि एक्सिलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ये दो जो इसके जो रिक्वायरमेंट है इसको तो फुलफिल करना ही है। ठीक है, कि 1D होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब आप समझे इसको कि इसका हम प्रूफ समझते हैं। ठीक है, कि क्या इसके प्रूफ हैं। तो अब देखें, एक एक करके इसको समझते हैं। अब आप ऐसे समझें कि जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी कि v इक्वल टू यू प्लस at, तो v इक्वल टू यू प्लस at का प्रूफ कैसे हुआ। आप सबसे पहले एक फिगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए t0 पर किसी पार्टिकल का इनिशियल स्पीड u है, और फाइनली t इक्वल टू t पर इसकी स्पीड v हो जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन a आ जाता है। ठीक है, सॉरी। अब देखेंगे आप कि इसको कैसे प्रोसीड किया जाए। तो फ्रेंड, आपको बेसिक बात पता होगा कि जो एक्सीलरेशन है वो होता है dv/dt। एक्सीलरेशन कितना होता है, dv/dt। ठीक है, अब आप इसे समझें कि dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, adt। dv इक्वल टू कितना होगा, adt। अब देखें कि इस dv को अगर आप
आगे फर्दर करेंगे तो मान लीजिए आपको पूरा वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, टाइम का फंक्शन है। तो अब देखें ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, विद प्रॉपर लिमिट, ठीक है। तो प्रॉपर लिमिट लेंगे इसका, तो dv इंटीग्रेशन dv a dt। फ्रेंड आप ऐसे समझे कि t 0 पर, टाइम जब 0 था इसकी स्पीड कितनी थी u, और टाइम जब t हुआ तो इसकी स्पीड फाइनली कितनी हो गई v हो गई। अब देखें इसको फर्दर क्या करेंगे, हमें पता है कि dv का इंटीग्रेशन v होता है तो v लिखेंगे, लिमिट क्या है u टू v इक्वल टू, फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ मानेंगे कि एक्सिलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे कि एक्सिलरेशन क्या है कांस्टेंट है। तो एक्सिलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, ये 0 टू t हो जाएगा, इस साइड में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dt। इधर आप लिमिट को रखते हैं अपर लोअर, तो ये जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t होता है फ्रेंड 0 टू t, तो v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है। यहाँ भी लिमिट हमने रिप्लेस कर दिया, तो v माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा a t, तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a t। तो ये जो है आपका फाइनली प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि मैं किस तरह से प्रोसीड किया हूँ इसको, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखें फ्रेंड कि नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, यानी कि नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको कैसे हम प्रूव करेंगे। अब देखें नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो था, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे समझे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा 0, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है s, मतलब ये s डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम का वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे फ्रेंड इसको कैसे हम करना चाहिए, तो एक्सीलरेशन तो हमें पता ही है कि dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है, ठीक है। अब कैसे इसको करें, तो हमें पता है कि ये dt जो t वाला टर्म है इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आप ऐसे समझें कि ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू dv अपॉन ds, और ये dt को इधर ds को इधर ला दियो, तो इधर आप ला देते हैं तो ये ds अपॉन dt हो जाएगा। सिंस आपको पता है कि ds अपॉन dt जो होता है वो कितना होता है v होता है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है v होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू, इसके जगह पर लिखेंगे फ्रेंड v, इधर आ जाएगा dv अपॉन ds, ऐसे समझे, ठीक है। इसे क्रॉस करा देंगे तो आ जाएगा v dv, ठीक है, v dv इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कितना a ds, ठीक है। अब देखें इसको कि हमारे पास आ चुका है कि v dv इक्वल टू a ds। फ्रेंड अगर मैं यहाँ पर लिमिट ले लेता हूँ इंटीग्रेशन करके, तो यानी कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखो यहाँ टाइम का जो है फंक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म हम इसको लेंगे v dv इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ a ds, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट समझते हैं, तो लिमिट फ्रेंड ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, देखो डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तो स्पीड कितना था u, और डिस्प्लेसमेंट जब s हुआ तो इसकी स्पीड v हो गई। अब यहाँ पर फिर से वही बात, v dv का जो इंटीग्रेशन है आपको पता ही है कि v स्क्वायर बाई 2 हो जाता है अपॉन लिमिट कितना से u टू v। फ्रेंड यहाँ मानना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मान लेंगे तो एक्सीलरेशन बाहर आ जाएगा और 0 टू s ds हो जाएगा। तो आप इसको लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन कितना 2 इक्वल टू, फ्रेंड यहाँ देखें a बाहर हो चुका है और ds का इंटीग्रेशन s होता है, तो फ्रॉम 0 टू s हो जाएगा इसका लिमिट, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अब इतनी बातें आप समझ गए हैं तो एक बार नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर आप आगे देखते हैं। अब देखिए यह बात है, आप ऐसे समझे कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, फ्रेंड यहाँ आ गया है ए, और वहाँ भी लिमिट हम रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा एस माइनस जीरो, एस माइनस जीरो, एस माइनस जीरो। अब देखो यहाँ पर अगर आप ले लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, और इधर कितना हो जाएगा एस, ये टू को इधर भेजेंगे आप तो कितना आ जाएगा, अगर आप टू को इस साइड भेजते हैं तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना टू ए एस, ठीक है। अब देखें तो वी स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो गया टू ए एस। तो फ्रेंड ये प्रूफ हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन भी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसी से और फिर से समझेंगे भी, ठीक है, कि ये किस तरह से मैंने सेकेंड इक्वेशन को प्रूव किया, ठीक है फ्रेंड। अब देखें, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पर अब ऐसे समझें कि थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। आप देखें थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी। अब देखेंगे कि इस थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाए। तो फ्रेंड बहुत इजी है ये भी, अब ऐसे समझे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था। ये v जो है यही चेंज हो रहा है क्योंकि u तो कांस्टेंट है, इनिशियली कितना स्पीड है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा, तो जो चेंज आएगा वो ये v में आएगा। तो आप ऐसे समझे कि v को क्या लिख सकते हैं, तो v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, ठीक है फ्रेंड। तो इसको लिखेंगे ds बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब आप ऐसे समझें कि ds इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है, यहाँ पर जो आप ऐसे समझें, यहाँ तो u कांस्टेंट है ही और a को कांस्टेंट मान लेंगे, a को कांस्टेंट क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो आप ऐसे समझें कि एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाएगा ds इक्वल टू, आप ऐसे समझे ds इक्वल टू हो जाएगा u डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी, ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप प्रॉपर लिमिट ले लें इसका ds u डी टी इंटीग्रेशन a इंटू टी इंटू डी टी। अब फ्रेंड वैसे समझे कि t0 पर, t जब जीरो था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। अब देखें यहाँ पर t0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, और जब टाइम t हुआ फ्रेंड तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, देखें यहाँ पर, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे कि मैंने कैसे प्रॉपर लिमिट लिया, कैसे मैंने इसको प्रोसीड किया है, ठीक है। अब आपको समझना है कि आगे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे। अब देखिए आगे इसको प्रोसीड कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है कि ds का इंटीग्रेशन जो है वो s होता है फ्रॉम लिमिट 0 टू s। u कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 0 टू t dt। और फ्रेंड यहाँ पर एक्सीलरेशन भी हमने कांस्टेंट मान लिया है तो ये बाहर हो जाएगा 0 टू t इंटू डी टी, ठीक है। अब आपको पता है कि कैसे इसको करना है आगे, तो इसमें s है तो इस लिमिट रिप्लेस करेंगे, s माइनस जीरो हो जाएगा ये u, फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा डी टी का इंडिकेशन t फ्रॉम 0 टू t प्लस यहाँ पर a, और t डी टी का इंडिकेशन आपको पता ही है कि t स्क्वायर बाई 2 होता है तो 0 टू t, ठीक है फ्रेंड। अब इस लिमिट को प्रॉपर रिप्लेस कर देंगे तो s माइनस जीरो इधर भी हो जाएगा t माइनस जीरो प्लस a इंटू यहाँ भी आप रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो।
तो आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है एस इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ से करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रेंड ये प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो किस तरह से तीनों इक्वेशन को करना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। अब देखेंगे आप, ठीक है, ये तीन इक्वेशन हम समझ गए। अब तीनों इक्वेशन में फ्रेंड हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट माना है, तभी ये इक्वेशन प्रूफ हुआ है। अगर इक्वेशन को कांस्टेंट नहीं मानता मैं, तो ये इस तरह से नहीं आता। तो कैसा आता वो भी समझते हैं कि इफ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, एक्सीलरेशन वेरिएबल है फ्रेंड, तो क्या बोलते थे इसको, कौन सा मोशन बोलते थे, इसको बोलते थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यानी यहां पर एक्सीलरेशन क्या था, वेरिएबल। अब ऐसे केसों में जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो पहले अप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो उसका इंटीग्रल फॉर्म अप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फॉर्म बताते हैं, अदरवाइज आप बेसिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो मैंने इसको कैसे प्रूव किया था, इसको प्रूव किया था फ्रेंड कि v के लिए मैंने क्या लिखा था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, और डी वी इक्वल टू मैंने लिखा था कितना, डी वी इक्वल टू मैंने लिखा था ए डी टी फ्रेंड, और इसको इंटीग्रेट किया था मैंने। टाइम 0 पर ये u था और टाइम t पर ये v था फ्रेंड। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि ए टी का फंक्शन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप देखें कि इस साइड जो है अगर ध्यान समझे तो v माइनस यू ही आएगा, जैसे कि मैंने किया था यहाँ पर। और इधर फ्रेंड इंटीग्रेशन 0 टू t a इज द फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी रहेगा ऐसे। तो आप इसको लिखेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 0 टू t a इज ए फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल फॉर्म आ गया, इसको कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। इतने करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं एक बार समझाया कि क्या इक्वेशन का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। अब देखेंगे आप कि इसको कैसे हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। जब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो वहाँ पर काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे आप आगे क्या करना है। इसमें आगे ये है फ्रेंड कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। जैसे मैंने बताया था कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, एक तो ये बात याद रखना है। सेकेंड, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी है। एक और बात समझाया मैंने कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। ये 3 फॉर्मेट ऐसे डिफरेंशियल फॉर्मेट में याद रखना है। और इसी का नेक्स्ट फॉर्म अगर आप इसको आगे ले चलते हैं तो क्या आएगा, ये देखेंगे आप, डी एस इक्वल टू कितना, वी डी टी, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये फॉर्म भी यूज करना है, ठीक है। इसका क्या यूज करेंगे आप, डी वी इक्वल टू ए डी टी, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये फॉर्म भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो किस तरह से चीज़ों को चेंज करके यूज करना है, इसमें क्या लिखेंगे, वी डी वी इक्वल टू ए डी एस, आपको इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी अब इसमें मैं लिमिटेशन लिया हूँ, कंडीशन क्या है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी, आप इसको नोट कर लेंगे एक बार। अब देखें तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, यानी कि मैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये समझो रामबाण है, ठीक है, काइनेमेटिक्स, मतलब जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब मैंने ये बताया कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करने की कंडीशन भी याद रखना है आपको,
और कैसे अप्लाई करना है ये भी ध्यान रखना है। अब देखें, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको करते हैं जिससे पता चलेगा कि कैसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन किसी प्रॉब्लम में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड एक न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, जैसे अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moving with constant acceleration 5 meter per second square. Find, first question, displacement of particle at t equal to 2 second. Second, velocity of particle at t equal to 5 second. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान से देखें, एक बार क्वेश्चन को रीड करें। ठीक है, अब आप ऐसे समझें कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसे मानेंगे इनिशियल बोल रहे हैं, यानी कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि t0 का बात कर रहे हैं। तो t0 पे क्या कर रहा है कि पार्टिकल जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि यहां पर जो इसकी स्पीड है इनिशियल क्या है, 0, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितने से, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइनली कुछ टी टाइम दिया होगा, यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले ये समझें कि क्या यहाँ पर काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लीकेबल है, तो हाँ, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 1D मोशन है। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन क्या आता है, आपको पता है होता है एस इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप ऐसे समझें कि यू जीरो है, यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप देखेंगे कि हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने यू को जीरो रख दिया, तो ये बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ और ए का वैल्यू है 5 और टी का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया, 10 मीटर, 10 मीटर आंसर आया इसका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो v इक्वल टू होता है फ्रेंड u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर u अगेन जीरो है क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो, तो v इक्वल टू आ गया 80। तो फ्रेंड ये क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 5 और टाइम कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को मतलब काइनेमेटिक्स जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। आप देखते हैं एक क्वेश्चन, ऐसे समझे, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इनिशियली moving with 20 meter per second and due to application of a retarding force it starts deaccelerating with
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली and finally comes to rest. Find फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस चला ये आपको बताना है। सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम टेकन इन दिस जर्नी, इस जर्नी में कितना टाइम लिया। ठीक है फ्रेंड, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड and due to application of retarding force it starts deaccelerating with 5 meter per second square and finally comes to rest. Find total displacement before coming to rest and total time taken in this journey. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप पहले पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से कि क्या कह रहा है। अब देखें, कह रहा है कि पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यू गिवन है। एप्लीकेशन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स की वजह से ये डी एक्सीलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर डी एक्सीलेशन दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फाइनली क्या है, रेस्ट में आ गया। तो यानी कि यहाँ पर वी जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम इसका बना है। डायग्राम यह है कि एक पार्टिकल है, इनिशियली जो है इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ मतलब कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जिसकी वजह से ये फाइनली रेस्ट में आ गया। तो पूछा जा रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, यहाँ टाइम 0 होगा और पूरे इस जर्नी में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास u है, v है और a है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो सेकंड इक्वेशन था, क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली क्या हो गया, 0, u कितना है 20, माइनस में लेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन निगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है, 2, एक्सेलेरेशन कितना है 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ s मान लें या x मान लें, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 10s इक्वल टू कितना 400, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर चलने के बाद ये जो है रेस्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40 है। फ्रेंड सेकंड क्या पूछ रहा है कि सेकंड इक्वेशन का क्या आंसर होगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर होगा, तो आप यहाँ पे समझें। सेकंड का आंसर मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं कि फाइनली रेस्ट में कब आएगा। देखो, तो यहाँ पर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस 80। फ्रेंड यहाँ पर v क्या है 0, u कितना है 20, माइनस 5 मिलेंगे, इक्वेशन 5 है, इंटू टाइम t। तो क्या लिखेंगे आप, 5t इक्वल टू 20, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/5, दैट मीन्स 4 सेकेंड। तो फ्रेंड 4 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सेकंड न्यूमेरिकल्स ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आप एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आपको और मजा आएगा। ये रफ कर दें, अब देखें एक क्वेश्चन है, अ particle is moving with constant acceleration
and it attain velocities v1 and v2 at points A and B, at points A and B respectively. Find velocity of particle at the midpoint of AB. AB प्लेस के मिड पॉइंट में बताना है आपको। क्या कर रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या है ये नहीं गिवन है, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। एंड इट अटेन्स velocities v1 and v2 at point A and B respectively. v1 और v2 जो है कहाँ कहाँ पता है? A और B पर, ठीक है, मतलब v1 A पर और v2 B पर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB के मिड पॉइंट पर आपको क्या बताना है? इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायग्राम से करेंगे बहुत इजीली समझ आएगा आपको। तो आप ऐसे समझें कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये M मिड पॉइंट है। मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ऐसे समझें, यहाँ पर कितना था बताएंगे आप? V1, यहाँ पर कितना था? V2, और एक कांस्टेंट एक्सेशन जा रहा है तो इसको A मान लेते हैं, कुछ भी है, इसको मान लेते हैं कि ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि मिड पॉइंट का बात कर रहा था, ठीक है। और मिड पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी हम कुछ फ्रेंड मान लेते हैं v। अब आप हमें बताएं कि इसके बीच और इसके बीच काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे फ्रेंड? दोनों वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी। देखो इसमें अगर अप्लाई करते हैं आप फर्स्ट वाले में, तो ये फाइनल होगा, इनिशियल होगा। तो क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ax एक्सीलरेशन, ये हो गया, क्योंकि पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो देखो v हो गया, इनिशियल v1 हो गया, 2 तो है, एक्सीलरेशन a माना है और डिस्प्लेसमेंट x मान दिया, ये लगाएंगे। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2ax। उस देख ले आने दें, यहाँ पर है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये v2 फाइनल है, ये इनिशियल है, तो लिखेंगे v2 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने? सेम, ये फाइनल, ये इनिशियल, 2a एक्सीलरेशन इंटू x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लिखेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2x। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फ्रेंड जब इसको आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब देख रहे हैं कि दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? v2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है। अब इसको इधर लाएंगे वी स्क्वायर को, तो फ्रेंड आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो अब इसको देखेंगे कि 2v स्क्वायर इक्वल टू आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन में कितना? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में, नीट में, जेई में, सब में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत जगह ए बी दे देता है, कुछ भी वेरिएबल दे देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, आपसे पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप पॉज करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे
कि मैंने क्या क्या समझाया इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसके आगे आप ऐसे समझें कि एक और न्यूमेरिकल इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम रफ कर दें। अब देखें यहाँ, आप ऐसे समझें कि जैसे एक और न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक और न्यूमेरिकल्स अगर आप लेते हैं तो आप ऐसे समझें, अ पार्टिकल starts from rest and moving with constant acceleration alpha meter per second square, and for time t naught, and then it starts deaccelerating with deacceleration of beta meter per second square, and finally comes to rest. ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और सेकेंड टोटल टाइम टेकन इन दिस जर्नी, ठीक है फ्रेंड। अब इसको कैसे करेंगे तो बहुत ईजी है। आप ऐसे समझें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, टाइम 0 पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। एक्सीलरेशन पहला है अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी नॉट टाइम के लिए जा रहा है। इसके बाद ये डी एक्सीलेट करना शुरू कर रहा है, कितने से, बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि माइनस में लेंगे। और फाइनली किसी टाइम टी पर जा करके, ठीक है, मान लो t1 टाइम लेते हैं, ये यहाँ पर जा करके ये क्या हो रहा है, फाइनली रेस्ट पा जा रहा है, यानी v0 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फ्रेंड ऐसे समझे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका S1 और इसमें मान लेते हैं S2। तो क्या करेंगे इसमें, आप ऐसे समझे कि फर्स्ट वाले में आप क्या लगाएंगे, S1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 इक्वल टू यू तो 0 है, और टाइम कितना है टी नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर, यानी फ्रेंड S1 आ जाएगा कितना, हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का, S2 के बारे में। तो कैसे निकालेंगे, S2 समझे, इनिशियली कितना, यहाँ पर स्पीड हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर स्पीड कितना आएगा, यहाँ पर फ्रेंड स्पीड आएगा, आपको पता ही है कि u प्लस ए टी आप लगाएंगे, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर आ जाएगा v, u तो 0 है ही, तो ये अल्फा टी है, तो ये टी नोट आ जाएगा, तो v इक्वल टू कितना, अल्फा टी नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगा फ्रेंड अल्फा टी नोट। तो आपको पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने फाइनली 0 है,
या डी एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, तब क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टी नॉट का होल स्क्वायर माइनस B2 इंटू बीटा इंटू कितना S2। तो फ्रेंड आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर 2 बीटा S2। तो S2 कितना आ जाएगा फ्रेंड, अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रेंड S इक्वल टू S1 प्लस S2, मतलब S इक्वल टू हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 बीटा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा टफ नोमेरिकल इसमें हो गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल से नोमेरिकल रहता तो थोड़ा आसान होता। ठीक है, लेकिन अप्रोच ऐसे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे आप कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, अब देखें सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट को करना बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि सेकेंड पार्ट में क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल टाइम पूछा जा रहा है ना, टोटल टाइम पूछा जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले वाले में तो टाइम आपको पता ही है कितना है, T0। इसमें टाइम मान लेते हैं कुछ फ्रेंड T1 मान लेते हैं, तो T1 निकालना है हमें। अभी मैंने बोला कि आपके पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसमें फ्रेंड देखेंगे कि ये 0 हो रहा है और u इसके लिए कितना है, अल्फा टी नॉट। तो अल्फा टी नॉट लिखेंगे माइनस एक्सेलरेशन कितना है माइनस में बीटा, और कितना t लिखते हैं, तो मान लेते हैं इसकी जगह पर T1 टाइम ये टोटल। तो फ्रेंड कितना आ जाएगा, अल्फा टी नॉट इक्वल टू बी T1। तो T1 की वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, अल्फा टी नॉट अपॉन बीटा, ये आएगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हो गया फ्रेंड T इक्वल टू T0 प्लस T1, यानी कि T0 प्लस अल्फा T0 अपॉन बीटा, यही हुआ इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे नोमेरिकल्स थे। अभी अभी बहुत सारे नोमेरिकल्स हम कराएंगे इस पर, काइनेमेटिक्स इक्वेशन पर। तब तक कि इसको आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, और अच्छे से काइनेमेटिक्स इक्वेशन को समझेंगे, इस बार उसका प्रूफ समझेंगे, उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम और भी जो है नोमेरिकल्स इस पर कराएंगे। फिर इक्वेशन अब इसमें आपको मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, रिलेटिव मोशन बताएंगे। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करें, और आज के लिए इतना ही। ठीक है।